हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी इलेक्ट्रिकल मशीन के प्रीवियस लेक्चर में अपन ने ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट के ऊपर काफ़ी न्यूमेरिकल्स देखे थे। आज के इस लेक्चर में अपन स्टार्ट करने वाले हैं वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर ले और सब्सक्राइब कर ले और प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट ऑन द टाइम। तो स्टार्ट करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन से। ठीक है, तो फर्स्ट अपना है कि वोल्टेज रेगुलेशन होता क्या है। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन, तो वोल्टेज रेगुलेशन एक्चुअली होता क्या है, जैसे कि मान लो ये अपना ट्रांसफार्मर है। ठीक है, सेकेंडरी साइड, तो इस पे जो लोड लगा होता है वो क्या अपने हाथ में होता है? नहीं होता। किसके हाथ में होता है? जो लोड होता है वो हमेशा कंज्यूमर के हाथ में होता है। कंज्यूमर यहाँ से वेरी करता रहता है। ठीक है, तो मान लो जैसे कि यहाँ पे मैंने जो सप्लाई दी है वो 11 kV थी और यहाँ पे जो सप्लाई मेरे को मिल रही है वो 230 kV मिल रही है, 230 वोल्ट मिल रही है स्टेप डाउन करने के बाद। अब लोड जो कंज्यूमर ने लगाया है वहाँ पे मान लो उसने हीटर लगा दिया एकदम से। ठीक है, तो क्या हुआ, एक हैवी लोड लगाया। जैसे ही लोड लगाया तो वोल्टेज में कुछ ना कुछ डिप होगा। ठीक है, वही डिप अपने को फाइंड करना है। मतलब क्या हुआ, जो देखो एक तो रेटिंग दी होती है ट्रांसफॉर्मर कौन सी, 11 kV डिवाइड बाई 230। एक तो जैसे मान लो ये वोल्ट की रेटिंग दी हुई है। ठीक है, तो ये रेटिंग क्या है? एट अ नो लोड पे रेटिंग है ये, एट नो लोड रेटिंग। फुल लोड पे रेटिंग नहीं देते हैं। ठीक है, मतलब जो 230 वोल्ट है अपना वो नो लोड पे है। तो क्या हो गया, एक तो नो लोड वोल्टेज आ गई अपने पास, नो लोड वोल्टेज है अपने पास। ठीक है, नेक्स्ट जैसे मैंने लोड लगाया तो उस टाइम क्या हुआ, वोल्टेज में डिप आया। डिप का मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज कम हुई है वहाँ पे। अगर वोल्टेज कम हुई है तो ऑन फुल लोड पे मैक्सिमम, अगर मैं इसका मैक्सिमम कैपेसिटी का जितना भी लोड है उतना लगा दूँ, उसके बाद में जितना मेरे पास डिप मिलेगा वो क्या होगा, मेरी फुल लोड वोल्टेज होगी। तो उसको फुल लोड वोल्टेज लिख देते हैं अपन। फुल लोड वोल्टेज माइनस करेंगे और डिवाइड किससे करेंगे, फुल लोड वोल्टेज से, क्योंकि फुल लोड वोल्टेज के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं अपन। तो जो यहाँ से अपने को वैल्यू मिलेगी वो होता है ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन। ओके, मतलब कि नो लोड से फुल लोड के बीच में वोल्टेज में सेकेंडरी पे कितना वेरिएशन आया अपना, यही होता है अपना वोल्टेज रेगुलेशन होता है ट्रांसफार्मर। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट इसका जो इसकी, तो जो वोल्टेज रेगुलेशन अपना, ठीक है, नो लोड जो वोल्टेज है अपनी, मानो जो नो लोड होता है वो V1 है। ठीक है, और जो फुल लोड वोल्टेज है वो V2 डैश है अपॉन में V2 डैश। ये मेरा क्या आ गया, वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, अगर मैं यहाँ से V2 डैश को क्या कर लूँ, तो चलो V2 डैश या इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, V1 अपॉन V2 डैश माइनस 1। ओके, या फिर मैं ऐसे बोल दूँ इसको कि जो वोल्टेज रेगुलेशन है अपना, वोल्टेज रेगुलेशन V1 माइनस V2 डैश अपॉन V2 डैश। अगर मैं रेफरिंग करता था तो V2 डैश को क्या लिखता था, AV2। ठीक है, तो V1 माइनस AV2 अपॉन AV2। ए कॉमन ले लेते हैं यहाँ से अपन, तो क्या बनेगा पर V1 अपॉन में A माइनस V2 अपॉन V2। ओके, नेक्स्ट V1 अपॉन में A क्या था, ये प्राइमरी साइड में अगर सेकेंडरी में ले जाते तो A से डिवाइड करते थे, तो A से डिवाइड करने मतलब ये V1 डैश बन गया माइनस V2 अपॉन V2। तो एक यही फॉर्मूला हो गया। अगर मुझे परसेंटेज रेगुलेशन चाहिए होता है तो क्या करता हूँ मैं, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, V1 डैश माइनस V2 अपॉन V2 इंटू 100। या मैं बोलूँ कि नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन फुल लोड वोल्टेज इंटू 100। अब अगर मैं बात करूं ट्रांसफार्मर के अप्रॉक्सीमेट रेगुलेशन फॉर्मूले के बारे में, ठीक है, तो क्या देखने वाले अपन, ट्रांसफार्मर का अप्रॉक्सीमेट रेगुलेशन फॉर्मूला। अप्रॉक्सीमेट रेगुलेशन फॉर्मूला देखते हैं इसमें कैसे होगा। तो सबसे पहले अपने को चाहिए फेजर डायग्राम ट्रांसफार्मर का। फेजर डायग्राम देखते हैं क्या होगा। तो फेजर डायग्राम देखो, अगर मैं इसका रेफर वाला बना दूँ, ठीक है, तो इसमें होता क्या जैसा, एक तो रेजिस्टेंस था मेरा, एक इंडक्टेंस था। ठीक है,
इसमें मैं शंट ब्रांच को क्या कर रहा हूँ, नेगलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरा लोड लगा हुआ था, कुछ इस टाइप से था, और यहाँ पे मेरा क्या है, इनपुट थी, सप्लाई कौन सी, V1। तो यहाँ पे जो वोल्टेज थी अपनी वो क्या थी, V1 डैश, और ये था मेरा R इक्विवेलेंट, ये था मेरा X इक्विवेलेंट, जहाँ जो करंट फ्लो रही थी वो कौन सी थी, I2, और यहाँ पे जो लोड लगा हुआ है इसके क्रॉस कौन सी वोल्टेज थी मेरी, V2। ठीक है, तो अगर मैं इसमें KVL लगाऊँ तो KVL के बाद मेरे को जो इक्वेशन मिलने वाली है वो कुछ इस टाइप से होगी, जो कि V1 डैश इज इक्वल्स टू V2 प्लस क्या होगी, I2 R इक्विवेलेंट प्लस I2 X इक्विवेलेंट, ठीक है, JX इक्विवेलेंट। ओके, तो अगर मैं इसका फेजर डायग्राम बनाऊँ तो कैसे बनेगा मेरा, देखते हैं। तो फेजर डायग्राम के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, V2 का रेफरेंस ले रहा हूँ, ये रहा मेरा V2 आ गया, ठीक है। तो V2 आ गया, तो I2 जो आ रहा है R, तो I2 कहाँ होगी, देखो लैगिंग लोड के लिए I2 यहाँ पे होगी कहीं, तो I2 R इक्विवेलेंट कहाँ होगा, इसी डायरेक्शन में आगे होगा। तो मैं इसको यहाँ पे शो कर देता हूँ, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये क्या होगा, I2 R इक्विवेलेंट, और इससे 90 डिग्री पे क्या होगा, I2 X इक्विवेलेंट, तो इस टाइप से, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा I2 X इक्विवेलेंट, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद में, तो ये वाली जो चीज़ होगी मेरी यहाँ से वहाँ तक, ये क्या है मेरा, ये तो मेरा V1 डैश, ओके। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, R इक्विवेलेंट और X इक्विवेलेंट का अगर सम करूँ तो मेरे पास Z इक्विवेलेंट मिलेगा। तो ये क्या हो गया मेरा I2 Z इक्विवेलेंट, ओके। तो अगर मैं इसको सेंटर मानूँ और जो ये रेडियस है, ठीक है, V1 डैश को मैं रेडियस मान के चल रहा हूँ, तो अगर मैं एक सर्किल बनाना चाहूँ तो कुछ इस टाइप से बनेगा मेरा, ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा, सर्किल का सर्कमफेरेंस होगा। अगर मैं V2 आगे बढ़ा दूँ कुछ इस टाइप से, तो जहाँ पे कट होगा उस पॉइंट को मैं बोलता हूँ क्या, D पॉइंट, ठीक है। और एक ये वाला होगा पॉइंट, देखो जो ये क्या होता है मेरा पावर फैक्टर डेल्टा पावर एंगल, जो क्या होता है बहुत लेस होगा, ठीक है। अगर मैं इनफाइनाइट रेडियस ले रहा हूँ तो इस पर तो क्या होगा, देखो जो ये वाली चीज़ है और ये वाली चीज़ है लगभग लगभग इक्वल ही होगी, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, ये अप्रॉक्सीमेट ले लेता हूँ इसका, जब तो अप्रॉक्सीमेट बोला इसको अपन ने, तो ये वाला पॉइंट ले लेते हैं अपन, जैसे कि ये था O, ये वाला A, ये पॉइंट ले लेते हैं अपन AB, ठीक है। तो मुझे वोल्टेज रेगुलेशन में चाहिए क्या, V2 माइनस V1 डैश V1 डैश माइनस V2 अपॉन में V2, ये चाहिए मुझे, ठीक है। देखते कैसे होगा, जो वोल्टेज रेगुलेशन आएगा मेरे पास वो क्या आएगा, देखो एक तो मुझे चाहिए V2, ठीक है, V2 माइनस एक्चुअली V1 डैश इज इक्वल्स टू, अब देखो ये वाला एंगल कौन सा था अपना, फाई, पावर फैक्टर एंगल, ठीक है। अगर ये वाला फाई है तो ये वाला एंगल भी फाई होगा, ठीक। अगर ये वाला फाई है, अगर मैं यहाँ से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डालूँ तो ये वाली वैल्यू क्या होगी मेरे पास, देखो इसके दो कंपोनेंट होंगे, तो ये वाला कंपोनेंट होगा, ये वाला कंपोनेंट होगा, तो जो ये वाला कंपोनेंट होगा वो क्या होगा मेरे पास, देखो ये यहाँ से कुछ इस टाइप से होगा मेरा। तो ये इस वाले कंपोनेंट की मैं बात कर रहा हूँ, वो क्या होगा मेरे पास, I2 R इक्विवेलेंट कॉस ऑफ फाई, ठीक है। अगर ये वाला इक्विवेलेंट ये हो गया, अब देखो तो मुझे आप देखो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आ गई मेरे पास, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, तो ये वाला देखो कैसे निकलेगा, अगर मुझे इसकी वैल्यू पता चल जाए तो मेरे को इसकी वैल्यू पता चल जाएगी यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। तो देखो यहाँ से ट्राइंगल बन रहा है कि अगर ये वाला एंगल फाई है और ये वाला 90 है तो ये वाला एंगल फाई होगा, अगर ये फाई है तो ये भी फाई होगा। अगर ये फाई है तो देखो कंपोनेंट में डिवाइड करूँगा मैं किसी चीज़ को, तो जो सामने वाली चीज़ आएगी वो मेरी साइन में आएगी, तो ये वाला कॉस में होगा, ये वाला साइन में होगा। तो अगर ये साइन में है तो ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, I2 X इक्विवेलेंट साइन ऑफ फाई, ठीक है। तो अब देखो जो वोल्टेज रेगुलेशन था अपना एक्चुअली, तो जो V1 डैश है ना,
V1 डैश देखो क्या है, अगर ये वाली लेंथ यहाँ से O और इसको मान लेते हैं अपन E, ओ ई लेंथ किसके इक्वल है, ओ बी के तो इक्वल है अप्रॉक्सीमेट। अगर देखो डेल्टा अगर जीरो हो, बहुत मिनिमम हो, व्हेन डेल्टा मिनिमम देन जो ओ ई लेंथ है वो इक्विवेलेंट किसके है, ओ बी के। ठीक है, अगर ओ बी के इक्विवेलेंट है मतलब ओ बी क्या है मेरे पास, वी वन डैश। तो अगर वी वन डैश ओ बी है तो मेरे पास टोटल वैल्यू देखो जो किसके इक्वल होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक किसके इक्वल है, वी टू के। तो वी टू प्लस वी टू, देखो यहाँ से यहाँ तक की कौन सी वैल्यू निकाली अपन ने, आई टू आर इक्विवेलेंट कॉस फाई, आई टू आर इक्विवेलेंट आई टू कॉस ऑफ फाई। और यहाँ से यहाँ तक की कितनी वैल्यू थी, आई टू एक्स इक्विवेलेंट साइन फाई, आई टू एक्स इक्विवेलेंट साइन फाई। तो ये किसके इक्वल आ गया मेरा, वी वन डैश के इक्वल आ गया। अगर ये चीज़ मेरी वी वन डैश के इक्वल आ गई, अब देखो अगर मैं वी टू इधर ले आऊँ तो वी वन डैश माइनस वी टू इक्वल्स टू आई टू आर इक्विवेलेंट कॉस ऑफ फाई माइ प्लस आई टू एक्स इक्विवेलेंट साइन ऑफ फाई। ठीक है, तो मतलब क्या, देखो दोनों तरफ मैं अगर वी टू से डिवाइड कर दूँ इसको इक्वेशन को, वी वन डैश माइनस वी टू अपॉन वी टू इज इक्वल्स टू आई टू आर इक्विवेलेंट अपॉन वी टू कॉस ऑफ फाई प्लस आई टू एक्स इक्विवेलेंट अपॉन वी टू साइन ऑफ फाई। तो ये क्या आ गया मेरा, वोल्टेज रेगुलेशन फॉर द लैगिंग लोड। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन एट लैगिंग लोड। ओके, अब देखते हैं अगर इसको पर यूनिट वैल्यू जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे पर यूनिट में अपन कन्वर्ट करते हैं इसको। ठीक है, अगर मैं इसमें लीडिंग लोड की बात करूं तो यहाँ पे जस्ट जहाँ प्लस है वहाँ पे माइनस हो जाएगा और बाकी पूरा डेरिवेशन सेम रहता है अपना। ठीक है, तो फॉर द लीडिंग लोड के लिए अगर बात करूँ वोल्टेज रेगुलेशन की मेरे पास, तो क्या होगा मेरे पास, वी वन डैश माइनस वी टू अपॉन वी टू इज इक्वल टू आई टू आर इक्विवेलेंट अपॉन वी टू कॉस ऑफ फाई माइनस आई टू एक्स इक्विवेलेंट अपॉन वी टू साइन फाई। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, वोल्टेज रेगुलेशन फॉर द लैगिंग लोड। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ अब इसके पर यूनिट वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, तो पर यूनिट वैल्यू के लिए देखते क्या होता है। तो अपनी इक्वेशन थी ये वाली, ठीक है, तो जो वोल्टेज रेगुलेशन की जो इक्वेशन आई अपनी वी वन डैश माइनस वी टू अपॉन वी टू क्या रेटेड वोल्टेज पे है। ठीक है, तो इक्वल्स टू क्या हो गया मेरे पास, जो इक्वेशन थी आई टू आर इक्विवेलेंट अपॉन वी टू कॉस ऑफ फाई प्लस क्या था मेरे पास, आई टू एक्स इक्विवेलेंट अपॉन वी टू साइन ऑफ फाई। ठीक है, तो अगर मैं देखो पर यूनिट वैल्यू के लिए करना क्या होता है, पर यूनिट वैल्यू जैसे कि मेरे को आर पर यूनिट निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, आर को डिवाइड करता हूँ, जो आर एक्चुअल है मेरे पास उसको डिवाइड कर देता हूँ मैं आर बेस से। ठीक है, उसकी बेस वैल्यू से जो बेस वैल्यू निकलेगी वो कैसे निकलेगी अपनी, देखो ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी पे क्या होता है अपना पास, रेटेड, वो देखो रेटेड वोल्टेज और रेटेड करंट दोनों चाहिए अपने को। ठीक है, तो आर बी कैसे निकलेगा मेरा, वी रेटेड डिवाइड बाई आई रेटेड, ये मेरे पास क्या निकलेगा आर बेस। तो अगर मुझे यहाँ पे देखो वी टू तो रेटेड दी हुई है मुझे, रेटेड के ऊपर है, ये भी रेटेड पे है। ठीक है, अगर मुझे आई रेटेड चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई रेटेड से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे आई रेट ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने ऊपर नीचे से। देखो वी टू रेटेड अपॉन, अगर ये आई रेटेड में नीचे ले आऊँ तो वी टू रेटेड अपॉन में क्या बन जाएगा मेरे पास, आई रेटेड, और वी टू अपॉन में आई क्या होगा मेरे पास, आर बेस। ठीक है, अगर ये आर बेस बन गया तो मेरे पास देखो जो नेक्स्ट वैल्यू आने वाली है वो कुछ इस टाइप से होगी, आई टू अपॉन आई रेटेड इंटू वी टू अपॉन में आई आर बेस, मतलब आर इक्विवेलेंट डिवाइड बाय आर बेस कॉस ऑफ फाई प्लस
I2 I रेटेड इंटू ये क्या बन जाएगा अपना x इक्विवेलेंट अपॉन x पर यूनिट इज इंटू साइन फाई। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो I2 अपॉन में आई रेटेड में कॉमन ले लेता हूँ, तो ये देखो ये क्या बन गया मेरे पास r पर यूनिट कॉस फाई प्लस x पर यूनिट साइन फाई। किस पे वैल्यू पे है, रेटेड वैल्यू पे। ठीक है, तो देखो आगे क्या होगा, एक्चुअली ये क्या आएगा अपने पास V2 अपॉन में I2 जेड बेस आएगा, इम्पिडेंस। ठीक है, इम्पिडेंस से अपन इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो ये मेरे पास क्या आ गया, पर यूनिट वैल्यू के अंदर फॉर्मूला आ गया। देखो जो I2 है वो कंज्यूमर के हाथ में है और आई रेटेड उस पर गिवन रहती है, तो मतलब क्या होगा, ये क्या होगा, लोड फ्रैक्शन हो गया, जितना फ्लो हो रहा है और उसके किसके रिस्पेक्ट में, रेटेड के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या हो गया मेरे पास x, इसको क्या बोलेंगे अपन, लोड फ्रैक्शन। और ये वाली वैल्यू क्या हो गई, r पर यूनिट इक्विवेलेंट कॉस ऑफ फाई प्लस x पर यूनिट इक्विवेलेंट साइन ऑफ फाई एट जेड बेस। तो ये क्या आ गया मेरे पास, वोल्टेज रेगुलेशन आ गया इन टर्म ऑफ पर यूनिट वैल्यू। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि मुझे चाहिए जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है, अगर मैं दोनों के लिए फॉर्मूला लिखूं, फॉर द लीडिंग एंड लैगिंग, दोनों के लिए लिखते हैं अपन, तो कुछ इस टाइप से लिखा जाएगा, वोल्टेज रेगुलेशन इज एक्स टाइम ऑफ आर पर यूनिट इक्विवेलेंट कॉस ऑफ फाई प्लस माइनस एक्स इक्विवेलेंट पर यूनिट साइन ऑफ फाई। जो प्लस डिनोट करता है किसको, लैगिंग को, और माइनस डिनोट करता है लीडिंग को। ठीक है, अगर बात करें मुझे चाहिए जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, इसमें केस बनेंगे, तो फर्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं, तो मुझे चाहिए जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, अगर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन की बात करें तो क्या होगा, देखो वोल्टेज रेगुलेशन को मुझे जीरो चाहिए, वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या, वोल्टेज रेगुलेशन मेरे पास क्या था, V1 डैश माइनस V2 अपॉन V2 इज इक्वल टू जीरो। अगर V, इसका मतलब क्या हुआ, V1 इक्वल टू V2, ये वाली कंडीशन चाहिए मुझे, तभी तो मेरे को क्या मिलेगा, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा। तो इसका मतलब कि दोनों का सम जो माइनस है वो जीरो आना चाहिए। ठीक है, मतलब मेरे को मिनिमम वैल्यू मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं प्लस करूँगा तो ये वाली वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा, तभी तो मेरी वैल्यू नेगेटिव आएगी, मतलब जीरो की तरफ प्रोसीड करेगी। अगर जीरो की तरफ जाएगी तो क्या होगा, मेरे पास वोल्टेज जीरो वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा। और माइनस का मतलब क्या होगा, लीडिंग में, मतलब जीरो वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा हमें कहाँ मिलेगा, लीडिंग पावर फैक्टर में। जीरो वोल्टेज रेगुलेशन we can get at लीडिंग पावर फैक्टर। ठीक है, तो अगर देखते हैं अब, तो मेरे को क्या करना है, जो ये वाली टर्म थी अपनी, कौन सी थी, वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं अपन नेगेटिव में, वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल्स टू एक्स टाइम ऑफ आर पर यूनिट एक्स इक्विवेलेंट कॉस ऑफ फाई माइनस एक्स इक्विवेलेंट पर यूनिट साइन ऑफ फाई। अगर ये है तो ए इक्वल्स टू किसके है, ज़ीरो। ठीक है, अगर ये ज़ीरो होगा तो मेरे पास मतलब क्या हुआ, देखो फ्रैक्शन ऑफ लोड तो जीरो हो नहीं सकता, तो मतलब ये वाली टर्म जीरो हुई, ये वाली टर्म जीरो हुई, तो क्या होगा, आर पर यूनिट इक्विवेलेंट कॉस ऑफ फाई इज इक्वल टू एक्स इक्विवेलेंट पर यूनिट साइन ऑफ फाई। ये होगा, अगर ये वाली चीज़ बनेगी तो मतलब देखो साइन अपॉन, देखो कॉस को इधर इधर कर लेते हैं और एक्स को इधर ले आते हैं, तो कि देखो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन फाई, और एक्स इक्विवेलेंट देखो क्या होगा, आर पर यूनिट इक्विवेलेंट अपॉन एक्स इक्विवेलेंट पर यूनिट, ये तो बनेगा।
ठीक है। अगर मैं पर यूनिट की बात करूँ तो इसमें देखो दोनों में जेड बेस से डिवाइड किया था, ठीक है। तो अगर एक्चुअल वैल्यू जो अपनी होगी 10/5 की, वो क्या होगी, आर पर यूनिट अपॉन में एक्स पर यूनिट, ये तो होगी। अगर मैं जे एक्चुअली हाँ आर इक्विवेलेंट अपॉन एक्स इक्विवेलेंट, ये तो होगी। अगर मैं देखो इसमें होता क्या था एक्चुअली में, आर पर यूनिट अपॉन जेड बेस था, इसमें भी क्या था, एक्स पर यूनिट अपॉन जेड बेस था। जेड बेस से जेड बेस कट गया तो बचा क्या, आर पर यूनिट अपॉन में एक्स पर यूनिट। अगर ये बचा अपने पास तो जो फाई आएगा वो क्या आएगा मेरे पास, tan इनवर्स आर इक्विवेलेंट अपॉन एक्स इक्विवेलेंट। तो ये क्या होगा मेरा पावर फैक्टर एंगल एट जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। अगर ये जीरो वोल्टेज रेगुलेशन के ऊपर पावर फैक्टर हो गया, तो अगर मैं इसका इम्पीडेंस ट्राइंगल बनाऊँ, ठीक है, तो इम्पीडेंस ट्राइंगल में क्या होता है, ये तो मेरा आर पर यूनिट था, ये मेरा क्या था, एक्स पर यूनिट था, ठीक है। तो ये वाला टर्म क्या बनेगा मेरे पास, जेड पर यूनिट। तो आर और जेड के बीच में कौन सा एंगल था अपना, थीटा जेड, इम्पीडेंस एंगल के लिए, ठीक है। तो अगर देखो ये वाला जो टर्म है, अगर मैं इसके अंदर डिफाइन करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, देखो ये क्या है मेरे पास, वो tan मतलब क्या होता था, मतलब ये क्या है परपेंडिकुलर, और ये अपन में बेस है। परपेंडिकुलर देखो, अगर ये वाला एंगल कंसीडर करें तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया, मतलब ये वाला एंगल क्या है मेरे पास, फाई है, ठीक है। अगर ये वाला फाई है एंगल, तो फाई और जेड थीटा जेड के बीच में क्या रिलेशन आया, इम्पीडेंस एंगल में और पावर फैक्टर में क्या रिलेशन आया, फाई प्लस थीटा जेड इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। या मैं बोल दूँ थीटा जेड की जो वैल्यू है वो मेरी 90 माइनस फाई है, ओके। तो ये रिलेशन हो गया अपना किसमें, इम्पीडेंस एंगल में और इम्पीडेंस एंगल एंड किसमें, पावर फैक्टर एंगल में, पावर फैक्टर एंगल में, ठीक है। अब अगर बात करें अपन किसकी, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन की, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। देखो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब क्या हुआ, देखो कि मुझे मैक्सिमाइज वोल्टेज कहाँ मिलेगी, मतलब रेगुलेटेड वोल्टेज। तो कैसे देखोगे, देखो अगर मैं यहाँ पे माइनस का साइन लूँ तो ये वैल्यू रिड्यूस होगी, अगर यहाँ मैं प्लस का साइन दूँ तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी मुझे। मतलब क्या हुआ, जो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन होगा वो एट कहाँ मिलेगा, लैगिंग पावर फैक्टर पे। अगर लैगिंग पावर फैक्टर पे मिलेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, जो वोल्टेज रेगुलेशन है उसका फॉर्मूला कैसे इस टाइप होगा, एक्स इंटू आर पर यूनिट इक्विवेलेंट कॉस ऑफ फाई प्लस एक्स इक्विवेलेंट पर यूनिट साइन ऑफ फाई। अब इसमें वेरिएबल चीज़ कौन कौन सी देखते हैं, जो वेरिएबल चीज़ है मतलब जिसको मैं वेरी कर सकता हूँ, तो ये तो फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, तो वेरी क्या होगा, ओनली फाई वेरी कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मेरे को किसी को मैक्सिमाइज करना होता है तो मैं क्या करता हूँ, उसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू जीरो कर देता हूँ, तो मेरे को उसमें मैक्सिमम पॉइंट मिल जाता है मैक्सिमा निकालने के लिए। मैक्सिमा अपन मैथमेटिक्स में मैक्सिमा निकालते थे, वही वाली चीज़ करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो मैक्सिमा निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, जो वोल्टेज रेगुलेशन है इसको मैं क्या कर दूँ, डी फाई के एस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दूँ, इसको इक्वल टू जीरो कर दूँ। तो मतलब क्या हुआ, देखो इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो क्या होगा, देखो एक तो आर पर यूनिट तो कांस्टेंट है, ठीक है। कॉस का क्या हो जाएगा, साइन फाई, कौन से वाला, नेगेटिव वाला, प्लस एक्स इक्विवेलेंट पर यूनिट, ये क्या है मेरा कांस्टेंट, और साइन का क्या हो जाएगा, कॉस फाई इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर यहाँ से मैं जो वैल्यू निकालेगी वो कहते हैं, साइन अपॉन कॉस क्या होगा, tan फाई, और जो इक्वल किसके होगा, एक्स इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट, सिमिलरली जैसे अपन ने ऊपर में किया था। तो ये कंडीशन आ गई मेरी किसकी, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। जहाँ पे जो फाई की वैल्यू अगर मैं रख दूँ tan इनवर्स एक्स इक्विवेलेंट अपॉन में आर इक्विवेलेंट रख दूँ, तो मेरे पास क्या मिलेगा, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा किसका, ट्रांसफार्मर का।
अगर इसका कंपैरिजन करेंगे इससे अपन इम्पीडेंस ट्राइंगल से, तो इम्पीडेंस ट्राइंगल बना के देखते हैं। तो इम्पीडेंस ट्राइंगल में क्या होगा, देखो ये आर पर यूनिट था, ये क्या है मेरा एक्स पर यूनिट है, तो ये वाला क्या है मेरा जेड पर यूनिट है, ठीक है। तो अगर मैं देखो इस फॉर्मूले को देखते हैं तो क्या है, देखो ये तो बेस है, परपेंडिकुलर है और कौन में बेस, या ठीक है, परपेंडिकुलर कौन में बेस। तो परपेंडिकुलर देखो इसमें देखें अगर ये इक्विवेलेंट है, तो अगर ये वाला एंगल लूँ मैं, तो ये वाला परपेंडिकुलर हो गया और ये हो गया बेस, मतलब एक्स अपॉन में आर्गुमेंट ये फाई हो गया, और यही क्या होता है मेरा थीटा जेड। मतलब क्या हुआ कि एट अ मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन इम्पीडेंस एंगल और जो मेरा पावर फैक्टर एंगल है वो सेम रहता है, फाई जेड इज इक्वल्स टू फाई एट मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है। अगर मैं यूनिटी की बात करूँ कि यूनिटी वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, तो यूनिटी में कुछ नहीं करना होता, सिंपली है कि फाई की वैल्यू मैं क्या रख दूँ 90 डिग्री रख दूँ, 0 डिग्री रख दूँ, ठीक है। क्योंकि कॉस फाई की वैल्यू यूनिटी कहाँ मिलेगी, जब मेरा फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो फाई कॉस फाई मतलब कॉस 0 क्या होगा 1, और साइन 0 हो जाता है, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी और ये हो जाएगी 1, तो एक्स आर पर यूनिट इक्विवेलेंट मिल जाएगा हमको वोल्टेज रेगुलेशन। और यही क्या होता है मेरा फुल लोड नहीं वोल्टेज रेगुलेशन मिल जाएगा, मतलब क्या मिल जाएगा एट यूनिट पावर फैक्टर एक्स आर पर यूनिट इक्विवेलेंट। ओके, सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपन, जिसमें अपन देखेंगे वोल्टेज रेगुलेशन के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स, उनको कैसे सॉल्व करते हैं अपन और कैसे उसको आगे बढ़ाते हैं। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।